अपने हिंदुस्तान का ही नहीं, बल्कि इंसानी दुनिया के हर एक देश का एक नियम है। किसी सामने वाले व्यक्ति से सुलह करने के लिए या तो प्यार का इस्तेमाल करते हैं और माफी मांग लेने के बाद भी हमसे अगर वो बदतमीजी करे तो मार का इस्तेमाल करते हैं। पर आज कुछ ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिगेडियर और मेजर अनिरुद्ध राठौर के समझाने पर पाकिस्तान की कुछ पार्टियां मानने पर मजबूर हो गई थीं। उनके दिल से और दिमाग से एक ही आवाज आई, ये कौन से रास्ते निकल गए थे हम। अनिरुद्ध ने उनको हकीकत से रूबरू जो करवाया था। 10 दिन पहले जब अचानक से बॉर्डर पर अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, तो जब बहुत सारे दोनों आर्मी के लोग मारे गए थे, तब बचे हुए लोगों ने एक दूसरे की बात सुनने के लिए कुछ वक्त लिया। उसी वक्त अनिरुद्ध ने कहा था कि देखो, अभी भी हमारे पास बहुत वक्त है, हम दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। हमें समझ में आ रहा है कि हम दोनों देशों की आर्मी को कोई ना कोई भड़का जरूर रहा है। माना कि 1947 में हमारे देश का बंटवारा हो गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बदल गया था हमारा देश, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान किसी वक्त में एक हुआ करते थे। बहुत बड़ा हिंदुस्तान था हमारा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन बनकर बैठ जाएं। कोई ठप्पा तो नहीं लग गया ना कि हम लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो भागों के बीच बंटकर रह जाएं। आप जानते हैं सब लोग कि कितनी बड़ी मिसाल पैदा होगी हमारी पूरी दुनिया में, खासकर हमारे हिंदुस्तान और आप लोगों के पाकिस्तान में। आप जानते हैं सब लोग कि जो हमें कठपुतली बनाकर अपनी उंगलियों पर नचा रहा है या नचा रहे हैं, उनका कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, उसका सीना छलनी हो जाएगा। इतना बड़ा बदलाव देखकर जात पात, धर्म अधर्म, देश विदेश, पाकिस्तान हिंदुस्तान से हटकर भी सोच कर देखिए। हमें भगवान का दिया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ, आप लोगों की भाषा में बोल रहा हूं, अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है, और वह है सोचने समझने की शक्ति, जो सिर्फ इंसानों के पास है। अगर हम वक्त दर वक्त बहुत टाइम तक ऐसे ही लड़ते रहे तो हमारी दुनिया में बर्बादी फैल जाएगी। इंसानियत तो क्या, इंसानों का नाम तक नहीं रहेगा दुनिया में। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका, ये सब हमें भगवान ने बनाकर नहीं दिए थे, ये हमने बनाए हैं। चलो, ये सब बना भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन हमें दुश्मन भगवान ने नहीं बनाया था। भगवान ने सिर्फ इंसान ही बनाए थे। जितनी बड़ी दुश्मनी है हमारी, उतनी अच्छी हमारी दोस्ती भी हो सकती है। उस वक्त सुलह हो गई थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आर्मी टीम में। लेकिन वक्त भी कभी एक सा रहा है। अगर वक्त हमारे हाथ में होता तो दुनिया आज कुछ और ही होती। इस बार कोई और तरीका निकाल लिया था पाकिस्तान आर्मी और हिंदुस्तान आर्मी को लड़ाने का भड़काऊ लोगों ने। उस वक्त जिन आर्मी के लोगों में बातचीत हुई थी, उनके साथ साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आम जनता की बेटियां बच्चियां गायब हो गईं उनके स्कूल कॉलेज से। ये सुनकर आप हैरान तो जरूर होंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह मौजूद हैं। ये भड़काऊ लोग, ये लोग जहां चाहे तबाही मचा सकते हैं। ये तीसरे किस्म के लोग हैं कौन? यही पता करना था इन आर्मी की स्पेशल टीमों को। मेजर अनिरुद्ध राठौर ब्रिगेडियर साहब से बोला, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, इस मिशन को मैं हैंडल करूंगा। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंघानिया बोले, ठीक है बेटा, तुम बिना सर्जरी के मत जाना, वरना लोग पहचान जाएंगे। सर, लेफ्टिनेंट कमांडर्स कहां हैं? उनको मैंने किसी और मिशन पर भेजा हुआ है। तुम अकेले इस मिशन को हैंडल करोगे? यह मिशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बच्चा, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं। ब्रिगेडियर साहब ने कहा, यह कुछ ना कुछ तो झोल है सर, कोई ना कोई तो चक्कर है। लड़कियां गायब होना, वह भी कॉलेज से, वो भी पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों देशों से। अनिरुद्ध ने कहा, वही तो चक्कर है। मैंने इस काम में एक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी को भी लगा दिया है। उसके ही सीक्रेट एजेंट बनकर तुम कॉलेजों में जाओगे, पुलिस स्टेशन में मिलो, पुलिस से पता करो कि इंडिया के किसी किडनैप केस की कोई रिपोर्ट है उनके पास। फिर तुम मिशन के लिए तैयार हो जाना। अपने घर वालों को भी नहीं बताना कि तुम किस मिशन पर जा रहे हो, क्योंकि तुम लापता भी हो सकते हो वहां से। डोंट वरी सर, इस मिशन को कंप्लीट करके ही वापस आऊंगा मैं। जय हिंद सर। यह कहकर अनिरुद्ध राठौर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में वह यही सोचता हुआ जा रहा था कि इतनी शान से कोई कॉलेज से लड़कियां गायब कर रहा है, आखिर चक्कर क्या है। इतने में वह पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस स्टेशन नजदीक ही था तो इसलिए वह पैदल ही निकल गया था। उसने सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पुलिस स्टेशन के अंदर का हाल पूछा।
सिक्योरिटी गार्ड सैल्यूट करता हुआ बोला, जय हिंद सर, क्या हाल चाल। चाल के बच्चे, मुझे एक बात बता कि मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं और तुम मुझे क्या सवाल कर रहा है, यही सिखाया तुम्हारे सिक्योरिटी ट्रेनर ने। सिक्योरिटी गार्ड घबराता हुआ बोला, नहीं सॉरी सॉरी सर, वह अंदर कुछ खास नहीं चल रहा है सर, रूटीन ड्यूटी कर रहे हैं सारे के सारे। अनिरुद्ध सोचता हुआ आगे बढ़ा। कमाल के लोग हैं यार ये लोग, कितनी लड़कियां गायब हो गई हैं, इनके पास रिपोर्ट भी आ गई होगी। अब तक तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को एक्शन में आ जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग तो ऐसे ही बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमाल के लोग हैं। अचानक एक केबिन के आगे आकर उन्होंने केबिन का डोर खटखटाया। अंदर से यस कम इन की आवाज आई। मेजर अनिरुद्ध अंदर आ गए। सामने बैठा आदमी अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने मेजर साहब को सैल्यूट किया। अरे सर आप बैठिए, सर क्या मंगाऊं, चाय या कॉफी? अनिरुद्ध बोला। केस फाइल? सामने बैठा आदमी इंस्पेक्टर समर था। बोला, क्या मतलब? मैं समझा नहीं सर। अनिरुद्ध बोला, समझ तो सब कुछ गए हो सर, आप बस अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर समर बोला, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं। अनिरुद्ध बोले, एक बात बताओ, कितने टाइम से एक सामने वाले कॉलेज से लड़कियां गायब हो रही हैं, आर्मी ऑफिसर्स और आम जनता की बच्चियां लापता हैं। आप लोगों से रिपोर्ट तक भी नहीं लिखी गई। इंस्पेक्टर समर बोला, हमें तो कुछ भी नहीं पता, इवन किसी ने भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई सर। हमारे पास इस बात की, हाँ न्यूज में जरूर सुना था कि कॉलेज से लड़कियां गायब हो रही हैं, लेकिन सर एक भी लड़की के पेरेंट्स में आकर हमसे वार्तालाप नहीं की, ना ही कोई रपट लिखवाई सर। अनिरुद्ध हैरान होते हुए बोला, अच्छा ये बात है। आज जितनी भी रिपोर्ट्स लिखी गई हैं या पिछले 10 दिन में, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए इमीडिएटली, जल्दी। मेजर अनिरुद्ध ने सारी रिपोर्ट छान मान रही, पर उसे ऐसी रिपोर्ट कोई भी नहीं मिली जो इस केस से मिलती जुलती हो। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर दो बातें हो सकती हैं, या सारी लड़कियों के माता पिता मारे गए, या वह डर कर नहीं बता रहे कुछ। डर के मारे रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई इन लोगों ने। इंस्पेक्टर समर बोला, न्यूज में यह भी बताया गया है कि लड़कियों ने ऐसे नंबर से फोन किया था जिसका कोड नंबर इंडिया का था ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान का था। यह जानकर सर मैं दंग रह गया, क्योंकि कोई भी किडनैपर लड़की को इतना मौका क्यों देगा सर फोन करने का? यह पक्का कोई सन की है सर, हमें चुनौती कर रहा है। अनिरुद्ध बोला, अरे बुद्धू, इंसान चुनौती करना नहीं होता, चुनौती देना होता है। समर बोला, हां सर, वही चुनौती दे रहा है, हमें चैलेंज कर रहा है वह। अनिरुद्ध बोला, हां बिल्कुल, वह समझता है कि हम कमजोर हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन यार सवाल यह भी तो है कि वह लड़कियों को किडनैप क्यों कर रहे हैं, सीधा आर्मी से टकराए ना आकर? पता नहीं सर, समर ने कहा। शायद इसलिए भी कर रहे होंगे कि हमारे देश के नागरिक हम आर्मी वालों की कमजोरी होते हैं। इसी कमजोरी के बलबूते पर वह अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बर्बाद कर देना चाहते होंगे। चल ठीक है भाई, मैं चलता हूं, कोई जरूरत पड़ी फिर परेशान करूंगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, जब मर्जी आइए आप। कुछ वक्त रुककर अनिरुद्ध वहां से निकला और सीधा अपने आर्मी क्वार्टर पहुंचा। अपने बहुत सारे साथियों को देखकर बोला, और यारों क्या हाल चाल? उनमें से एक अरविंद नाम का सिपाही बोला, अरे सर अभी तो आप यहां से गए थे, बच्चे कब क्या हो जाए पता नहीं चलता, इसलिए हालचाल पूछते रहना चाहिए एक दूसरे से एक दूसरे का। और सुनो तुम लोग, सब के सब एक्टिव रहना प्लीज, मैं तुम्हें इस मिशन के दौरान कभी भी कॉल कर सकता हूं, समझे? सब के सब बोले यस सर। सबसे बातचीत करके अनिरुद्ध अंदर ऑफिस में निकल गया और सीधा ब्रिगेडियर साहब के पास पहुंचा। उधर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंघानिया इस केस को स्टडी कर रहे थे। तभी अचानक मेजर अनिरुद्ध वहां आता है। उसने उनके केबिन का दरवाजा खटखटाया और कहा, मे आई कम इन सर? ब्रिगेडियर साहब बिना उसकी तरफ देख बोले, आ जाओ मेजर। अनिरुद्ध अंदर आया और सामने पड़ी एक आलीशान कुर्सी पर बैठते हुए बोला, सर पुलिस को किसी भी लड़की के पेरेंट्स की तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई, ना आर्मी ऑफिसर्स के घर वालों की तरफ से, ना आम पब्लिक में से। चलो माना आर्मी ऑफिसर्स तो सरहद पे या ऑन ड्यूटी थे, पर उनके घर वाले तो लिखवा सकते थे और आम पब्लिक तो लिखवा सकती थी। ब्रिगेडियर साहब ने कहा, अच्छा ये बात है। मेजर बोले, सर
मुझे इसके पीछे दो चीज लग रही हैं। या तो उनके पेरेंट्स मारे गए, या किडनैपर ने उन्हें पुलिस को ना बताने की धमकी दी है, और पेरेंट्स डर के मारे कुछ भी नहीं बता रहे किसी को। राजेंद्र ने कहा, तुम्हें कैसे पता ये सब? अनिरुद्ध थोड़ा सा चौंकते हुए बोला। क्या मतलब सर? राजेंद्र संभालते हुए बोला। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेजर अनिरुद्ध ने कहा, सर, मैं पुलिस स्टेशन में सारा पिछले 10 दिन का रिकॉर्ड चेक करके आया हूं। उन कंप्लेंट्स में मुझे ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं मिली जो इस केस से मिलती जुलती हो। राजेंद्र ने कहा, यह बात है, फिर तो बड़ा अजीब चक्कर है ये। फिलहाल तुम मिशन पर जाने से पहले एक बार अपने घर चले जाओ, अपने घर वालों से मिल आओ। फिर कोई पता नहीं कि तुम जिंदगी में मिल पाओ या नहीं मिल पाओ। अपने काम में मेजर अनिरुद्ध इतना उलझा हुआ था कि वह अपने घर वालों को भूल ही गया था। जैसे ही राजेंद्र सर ने घर वालों की बात की, अनिरुद्ध का दिल भर आया निशांत और सुलोचना के बारे में सोचकर। उदास मन लेकर वह राजेंद्र के केबिन से निकला। अपनी पार्किंग में लगी गाड़ी स्टार्ट करके वह अपने रूम की तरफ निकल पड़ा। निशांत, सुलोचना, ये सब कैसे रहेंगे मेरे बिना? सुलोचना तो चलो फिर भी रह जाएगी, पर निशांत तो मेरे बिना वैसे ही नहीं रहता। इतने दिन में उनसे दूर रहूंगा। सुलोचना को, निशांत को, सबको क्या कहूंगा मैं कि मैं कहां जा रहा हूं? निशांत बिल्कुल शांत हो जाएगा, और अगर उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ने लगा तो? अगर मैं साल भर तक वापस ना आया तो कैसे रहेंगे सुलोचना और निशांत? और अगर मिशन के दौरान मुझे कुछ हो गया तो कैसे सहेगी सुलोचना लोगों के ताने? क्या करूं, मना कर दूं क्या? मेजर अनिरुद्ध राठौर, जिसकी शक्ल देखकर ही आतंकवादी थर थर कांपते थे, आज हालात ने उसे कमजोर कर दिया था। अपने परिवार का सोचकर वह इतना उलझ गया कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन तभी अचानक मेजर के अंदर से उसे एक आवाज सुनाई दी। उसके मन का सोल्जर जाग उठा। मेजर, तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि तुम देश के लिए मर मिटो। हर चीज कुर्बान कर दो इस हिंदुस्तान के लिए। तुम्हारी जिंदगी में इमोशनलिटी और परिवार की चिंता, इस तरह के भाव नहीं होने चाहिए, और ना ही तुम जैसे मेजर ऑफिसर को शोभा देते हैं। तुम एक बहादुर ऑफिसर हो, दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हो युद्ध में। दुश्मनों के मस्तिष्क और उनके भागने के रास्ते बंद करने वाला अपने परिवार के लिए इतना उलझे, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। मेजर अनिरुद्ध राठौर, मत भूलना वह कसम जो तुमने ट्रेनिंग के दौरान खाई थी। मत भूलना वह शपथ जो तुमने ट्रेनिंग खत्म होते के साथ ही अपने सीनियर्स के सामने ली थी। दुश्मनों को थर थर कपा देने वाला ऑफिसर अगर आज ऐसे ही बुजदिलों की तरह भागेगा अपनी जिम्मेदारी से, वह भी एक सबसे बहादुर ऑफिसर, तो इस दुनिया के हर देश के नागरिकों का आर्मी पर से भरोसा उठ जाएगा। मेजर अनिरुद्ध गाड़ी चलाता हुआ इन सब उलझनों में फंसा हुआ था। फिर गाड़ी चलाते चलाते ही उसने अपने मन में एक प्रण किया अपने आप से कि किसी भी परिस्थिति में वह अपने देश की रक्षा करना नहीं छोड़ेगा। अगर कोई भी आतंकवादी अपनी बुरी नजर से आंख उठाकर भी हमारे देश की तरफ देखेगा तो उसकी आंखें निकाल दूंगा मैं। अगर कोई भी हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे खदेड़ता हुआ उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। ली थी कसम अनिरुद्ध ने अपने देश के लिए। आज वही कसम उसने अपने आप को याद दिलाई। रूम पे पहुंचकर मेजर अनिरुद्ध ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और अपने रूम में आ गया। वैसे तो उसका घर इसी इलाके में था, लेकिन घर से आर्मी ऑफिस थोड़ा दूर पड़ता था। वह अपने बिस्तर पर धम से बैठ गया और किसी गहरी सोच में चला गया। वह अपने बचपन की यादों में खो गया। याद कर रहा था कि कैसे वह अपने बचपन में अपने पापा से कहता था, पापा जानते हैं आप, आज ना एक सीनियर मुझे छेड़ रहा था। मेरे साथ के सब बच्चे डर गए पर मैं नहीं डरा, क्योंकि मैं बड़ा होकर एक फौजी बनूंगा। उसके पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, जरूर बनोगे बेटा। एक बार जब अनिरुद्ध और उसका दोस्त खेलते खेलते तालाब की तरफ चले गए थे। तालाब उसके गांव से बहुत ही दूर था। अभी वह तालाब में कंकर फेंकते फेंकते बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक उसे सड़क पर से जा रही एक बुढ़िया दिखी। उसके हाथ में एक थैली थी। अचानक से ही एक 20 साल का लड़का आया और उस औरत से थैली छीन कर भाग गया। अचानक अनिरुद्ध ने अपने दोस्त बंटी से कहा, बंटी, वह देख, आंटी का एक लड़का थैला छीनकर भाग गया, चल उसे पकड़ते हैं। बंटी ने बिना कुछ कहे उठा और उसने वहां से दौड़ लगा दी। लड़का आगे आगे तेजी से दौड़ रहा था और अनिरुद्ध और बंटी उसके पीछे। तभी अचानक बंटी बोला,
सुन एनी, मैं आगे से जाता हूं, तू पीछे से उसकी गर्दन या कोई बाजू पकड़ लेना। यह कहकर बंटी उस लड़के को ओवरटेक करता हुआ तेजी से उसके आगे आ गया। उस लड़के को ध्यान ही नहीं आया कि आगे कोई खड़ा है। बंटी उसे ओवरटेक करके खड़ा हुआ आगे जाकर। जैसे ही लड़का उसके पास आया, बंटी ने उसके मुंह पर 2 झापड़ रसीद कर दिए। जैसी वह नीचे गिरा, उसने जोर से उस पर लात चला दी। अनिरुद्ध ने उस पर लात घूंसों की बरसात कर दी। उसके मुंह पर 2 झापड़ मारते हुए बोला, जाहिल आदमी, सांड जैसा तेरा शरीर है और गरीब बुजुर्ग लोगों का सामान छीनता है तू। तुझे शर्म नहीं आती? इतनी घिनौनी हरकत करते हुए तभी अचानक बंटी ने कुछ दूरी पर पड़ा आंटी का थैला उठाया और उसे देते हुए बोला, ये लीजिए आंटी, आपका सामान, कहें तो घर छोड़ दें हम आपको। उसके जवाब में आंटी ने जो कहा, अनिरुद्ध वह सुनकर दंग रह गया था। वह आंटी बोली थी, धन्यवाद बेटा, एक मां का आशीर्वाद है तुम्हें। जैसे तुमने अभी मेरी मदद की है, वैसे एक दिन पूरा देश तुमसे मदद की पुकार करेगा। वह दिन था और आज का दिन है। आज अनिरुद्ध आर्मी में मेजर के पद पर काम कर रहा है और अनिरुद्ध का दोस्त एक युद्ध में शहीद हो गया था। अपने बचपन की यादों में खोया खोया अनिरुद्ध कब सो गया उसे खुद को भी पता नहीं चला। रात के 12 बज रहे थे। मेजर अनिरुद्ध से उसकी पत्नी सुलोचना ने फोन पर बात करते हुए शाम को ही कहा था कि तुम अपना ख्याल रखना, फोन कर देना जब तुम अपने रूम पर पहुंच गए तो। लेकिन सुलोचना उसको फोन कर करके थक चुकी थी, क्योंकि उसका नंबर स्विच ऑफ नहीं बल्कि स्थायी रूप से बंद बताया जा रहा था। सुलोचना घबरा रही थी, सोच रही थी क्या हो गया होगा इनको। कभी इनका नंबर बंद तो हुआ नहीं था, पर आज क्यों? पास में अनिरुद्ध का बेटा निशांत बैठा हुआ था। बार बार सुलोचना से पूछ रहा था, पापा फोन नहीं उठा रहे हैं क्या मम्मा? सुलोचना बोली, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, वह व्यस्त होंगे किसी काम में। बिना अनिरुद्ध के निशांत रह नहीं पाता था, तो वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। उधर अनिरुद्ध को अचानक राजेंद्र साहब का कॉल आया। नींद में ही उसने फोन उठाया और कहा, हेलो, जय हिंद सर, अपने मिशन के लिए तैयार रहो अनिरुद्ध। फटाफट अपने आर्मी हॉस्पिटल आओ और अपनी सर्जरी करवाओ। अनिरुद्ध ने उठते हुए अपने अंदर एनर्जी भरते हुए राजेंद्र सर से कहा, सर, मैं बिल्कुल तैयार हूं सर। राजेंद्र सर बोले, सुनो, अपना नंबर बंद करवा दो। अनिरुद्ध ने सर से कहा, सर, तुमसे सीक्रेट एजेंट DIA कहां मिलेगी? वह तुम्हें मिशन के दौरान समझा दिया जाएगा। अनिरुद्ध ने फुर्ती से कहा, यस सर। फोन काटने के बाद अनिरुद्ध अपनी गाड़ी लेकर आर्मी हॉस्पिटल पहुंचा। जैसे ही वह आर्मी हॉस्पिटल के अंदर इंटर हुआ, उसे कॉरिडोर में एक आदमी मिला। उसने अपना दायां हाथ अनिरुद्ध के हाथ में रखा और वहां से चला गया। उसके हाथ में कुछ लिखा हुआ था, जिसकी छाप अनिरुद्ध के हाथ में छोड़ी गई थी। अनिरुद्ध ने अपना हाथ घुमाकर देखा, उस पर लिखा था, डॉक्टर सचिन से मिल लो। डॉक्टर सचिन आर्मी हॉस्पिटल के सबसे बेहतरीन सर्जन डॉक्टर थे। उन डॉक्टर को मिशन के लिए ही काम दिया जाता था। नियम यह भी था कि जब तक ऊपर से कोई आर्डर नहीं आता, तब तक डॉक्टर सचिन कोई भी काम नहीं कर सकते। अभी मेजर अनिरुद्ध हॉस्पिटल के अंदर गया ही था कि उसके दूसरे फोन पर फोन आया। मेजर अनिरुद्ध थोड़ी सी भीड़ के बीच में था। रिसेप्शन पे भीड़ लगी हुई थी, इसलिए अनिरुद्ध हॉस्पिटल के बाथरूम की ओर बढ़ चला। बाथरूम में जाते ही उसने दरवाजे की कुंडी लगाई और बजता हुआ फोन उठाया। ये फोन अनिरुद्ध का सबसे प्राइवेट फोन था। इसके बारे में अनिरुद्ध और ब्रिगेडियर राजेंद्र के अलावा और किसी को भी पता नहीं था। यहां तक कि सुलोचना के पास भी अनिरुद्ध का दूसरा नंबर नहीं था। इस फोन की एक खासियत है कि इस फोन को कोई चाहकर भी टैब या हैक नहीं कर सकता। अनिरुद्ध ने फोन उठाते ही कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो अनिरुद्ध, मैं राजेंद्र बोल रहा हूं। अनिरुद्ध बोला, जी कहिए सर। राजेंद्र ने कहा, हॉस्पिटल से वापस आ जाओ। वो तो मैं दिखावे के लिए अस्पताल भेजा गया था। तुम्हारी सर्जरी, तुम्हें लगता है कि अस्पताल में होगी? अनिरुद्ध बोला, जानता हूं, मेरी सर्जरी सेफ हाउस में होगी। हां बिल्कुल अनिरुद्ध, फिलहाल अभी उस केस के इन्वेस्टिगेशन में स्पेशल CIF फोर्स लगी हुई है। तुम चाहो तो अपने गांव जा सकते हो अपने परिवार को लेकर। ठीक है सर, अनिरुद्ध ने कहा, अभी तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन ही हो रही है। जब मिशन स्टार्ट होगा तब तुम्हें हम इन्फॉर्म कर देंगे। पर सर,
अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये लोग अगर वॉर सिचुएशन होगी तो भी लड़ लेंगे। लेकिन इसमें फिर मेरा क्या काम है? राजेंद्र ने कहा। तुम्हारा काम तुम्हें आगे समझाया जाएगा। हो सकता है कि इस केस की वजह से तुम्हें पाकिस्तान निकलना पड़े, तो वहां तुम काम आओगे। मतलब साफ है कि जब सीआईएफ पता लगा लेगी कि लड़कियां एग्जैक्टली जा कहां रही हैं और इस केस से पाकिस्तान के नंबरों का क्या कनेक्शन है, तब तुम काम आओगे। अनिरुद्ध बोला, सर, हो सकता है कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान आर्मी में संबंध अच्छे बन गए, उनको तोड़ने की बड़ी साजिश हो कुछ भड़काऊ लोगों की। राजेंद्र बोले, हो सकता है नहीं, यही सच है। फिलहाल तुमने जो नंबर बंद करवाया था वह वापस खोलो, तुम्हारी पत्नी सुलोचना तुम्हें कॉल कर रही होगी। अनिरुद्ध बोला, ठीक है सर। अनिरुद्ध फोन काट कर बाथरूम से निकला, हॉस्पिटल से निकला और गाड़ी स्टार्ट करके वापस अपने रूम पर गया। रूम पर पहुंचकर उसने सीधा सुलोचना को कॉल किया, अपने पुराने नंबर से। उधर सुलोचना हैरान परेशान सी बैठी हुई थी। अपने फोन पर अनिरुद्ध का नाम चमकता देखा, उसने झट से फोन उठाया। हेलो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें कल शाम को फोन करने को कहा था ना। रूम पर पहुंचने के बाद ऊपर से तुमने अपना नंबर बंद करवा दिया था। ऐसा क्यों किया था? तुम्हें हमारी फिक्र है कि नहीं है? अनिरुद्ध इतना कुछ सुनकर बोला, अरे बस करो सल्लू, बस करो। कल पता नहीं कैसे अपने आप ही नंबर बंद हो गया, मैं भी परेशान हो गया था। अच्छा सुनो 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 सुनो, मैं अभी 2 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं, फिर हम गांव जाएंगे। सुलोचना को गांव में रहना और वहां का दृश्य और वहां का वातावरण बहुत ही भाता था, इसीलिए वह बहुत खुश होते हुए बोली, अच्छा सच, ठीक है, तुम अभी पहुंचो, मैं जल्दी जल्दी तैयारी करती हूं। सुलोचना चहक कर बोली। वह और अनिरुद्ध गांव जा रहे हैं, इस खुशी में सुलोचना सारे शिकवे शिकायतें भूल गई। अनिरुद्ध ने भी अपना सामान पैक किया और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की तरफ निकल गया। रास्ते में वह सोचता जा रहा था, कितनी खुश हो गई थी ना सुलोचना, मेरे इतना भर कहने से कि हम सब लोग गांव जा रहे हैं, मम्मी पापा के पास। यही खुशी तो मैं देखना चाहता हूं सुलोचना, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा। भविष्य में ना सही, लेकिन अभी जो किस्मत ने हमें खुशी के लम्हे दिए हैं, यह लम्हे जरूर मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। हमारे पास जितना भी वक्त है, इस वक्त मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा सुलोचना, तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। अभी मेजर अनिरुद्ध गाड़ी चलाता हुआ यह सब सोच ही रहा था। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन निकालकर देखा तो एक टेलीग्राम मैसेज पड़ा हुआ था। मैसेज ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंघानिया का था। मैसेज में लिखा हुआ था कि देखो अनिरुद्ध, हम सब जानते हैं तुम्हें अभी इस मिशन में रखा नहीं गया है, क्योंकि अगर तुम्हें रखा गया तो उन क्रिमिनल्स को भय हो जाएगा कि तुम उन तक पाकिस्तान में पहुंच जाओगे। बेशक पाकिस्तान आर्मी हमारे साथ है, लेकिन ट्रैवल रूल रेगुलेशन तोड़ नहीं सकते हम लोग अभी, इसलिए उन लोगों को इस बात का डर नहीं है कि कोई उन तक पहुंचेगा, और उनके इसी आत्मविश्वास को हमने बरकरार रखे रहना है। इसीलिए हमने बेसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए सीआईएफ को एक्टिव कर दिया है। इससे उन लोगों के मन में एक तो इस बात का डर नहीं रहेगा कि वह पकड़े जाएंगे, दूसरा तुम जानते होगे कि सीआईएफ बिना परमिशन के पाकिस्तान नहीं जा सकती। सीआईएफ का काम सिर्फ इतना रहता है कि अगर कोई हमारे देश में आतंकवादी घुस आया तो उनके साथ वह कुछ भी कर सकती है उन्हें ढूंढकर, और यही काम एटीएस का है। इससे वह लड़कियों को एक ही लोकेशन पर रखेंगे और तब तक सीआईएफ और एटीएस दोनों टीम मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर लेंगी। तुम यह मत समझना कि तुम्हें मिशन से हटा दिया गया है और तुम्हें अकेले ही नहीं अलग किया इस मिशन से। पाकिस्तान आर्मी के मेजर शाहदाब अली भी अभी के लिए रिमूव हैं इस मिशन से, और जब तुम्हें बुलाया जाएगा तब उन्हें भी बुलाया जाएगा। तब आगे मिशन की प्लानिंग तुम दोनों मिलकर करोगे और अंजाम तक भी तुम दोनों ही पहुंचाओगे। बल्कि तुम्हारा रोल तो हर मिशन में बहुत बड़ा रहता है मेजर अनिरुद्ध। इस मिशन में भी तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। मैसेज पढ़कर अनिरुद्ध जोर जोर से हंस पड़ा। वह हंसते हुए अपने आप से ही बोला, हा 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 हा। यह राजेंद्र सर भी ना कुछ भी लिखते हैं, मैंने तो बुरा माना ही नहीं। परिस्थितियों को तो मैं भी समझ लेता हूं सर, आप चिंता मत कीजिए, जब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। अनिरुद्ध ने जवाब में वापस मैसेज राजेंद्र सर को किया, फिर उसने गाड़ी तेजी से भगा दी।
रास्ते में मेजर अनिरुद्ध सुलोचना और निशांत के बारे में सोचता जा रहा था। सोचता सोचता कब वह घर पर पहुंच गया, उसे खुद को ही पता नहीं चला। घर के नजदीक पहुंचते ही उसने सुलोचना को फोन किया। सुलोचना ने फोन उठाते ही चहक कर कहा, हेलो, कहाँ हो तुम एनी? अनिरुद्ध बड़े प्यार से बोला, मैं घर के बिल्कुल नजदीक हूं मेरी सल्लू। सुलोचना बोली, कहाँ नजदीक हो तुम? अनिरुद्ध शरारत से बोला, पहले मुझे फोन पर ही किस करो। सुलोचना शर्माते हुए बोली, धत्त पागल, मिलिट्री में मेजर पद पर काम कर रहे हो, शरारतें तुम्हारी बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। मेजर फिर से शरारत से बोला, सिर्फ एक ही किस कर दो ना, प्लीज। सुलोचना झूठ मोट का चिढ़ते हुए बोली, कितने खराब हो यार तुम, एक भी मौका नहीं छोड़ते ना ये सब करने का। फिर थोड़ी देर बाद रुककर बोली, यहां आकर जितनी चाहे ले लेना। दरअसल अनिरुद्ध के घर में एक बालकनी थी जिससे हाईवे का पूरा व्यू आता था, और मेजर अनिरुद्ध इस हाईवे पर था। मेजर अनिरुद्ध ने अपनी गाड़ी उसी हाईवे के बीचों बीच रोक दी और बात करती हुई सुलोचना से बोला, अपने घर की बैल्क्यूनी पर आओ और सामने देखो। घर में काम कर रही सुलोचना भागकर बालकनी पर गई और अपनी सामने हाईवे पर नजर जमा दी। अब तक अनिरुद्ध गाड़ी से बाहर आकर खड़ा हो चुका था। उसने भी देख लिया था कि सुलोचना बालकनी में आ चुकी है। उसने हाथ के इशारे से कहा, आई एम कमिंग। सुलोचना ने जवाब में उसे रुकने का इशारा करते हुए कहा, तुम वहीं रुको, मैं अभी वहीं आती हूं। बालकनी से बाहर आई और सोते हुए निशांत को कपड़ा ओढ़कर वहां से निकलकर घर को लॉक लगाकर उस ही हाईवे पर होली। महज 20 कदम की दूरी पर अनिरुद्ध अपनी गाड़ी लिए गाड़ी के बाहर खड़ा था। सुलोचना उसके पास भागती हुई गई और उससे लिपट गई। दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी बाहों में भर लिया। अचानक जैसे वक्त रुक सा गया हो, जैसे इन दोनों को दुनिया की कोई खबर ना हो, ऐसे एक दूसरे में दोनों खो गए थे। अनिरुद्ध को लग रहा था कि इन लम्हों के आगे सब कुछ भूल जाएगा वह। उसे इन मोहब्बत भरे सुख भरे लम्हों के आगे सब कुछ फीका लग रहा था। इन कीमती लम्हों को अनिरुद्ध चुरा लेना चाहता था वक्त के खजाने से। तभी अचानक सुलोचना उससे अलग होते हुए बोली, चलो बस करो, अब घर भी जाना है, बाकी का प्यार किसी और दिन कर लेना। अनिरुद्ध उसका एक हाथ चूमता हुआ बोला, एक दिन ही नहीं, मैं तुमसे सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहूंगा इसी तरह। दोनों गाड़ी में बैठे अनिरुद्ध ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों हंसते खेलते हुए घर की तरफ बढ़ गए। मेजर अनिरुद्ध की हाईवे से गाड़ी अपने घर की गली की तरफ मुड़ी और कुछ ही सेकंड में उनका घर उनके सामने था। अनिरुद्ध ने गाड़ी बंद की। सुलोचना ने उसे उतरते हुए कहा, हम गाड़ी से जाएंगे क्या 300 किलोमीटर दूर? अनिरुद्ध ने उससे कहा, ना, यहां से ट्रेन में निकलेंगे। गाड़ी हम सिर्फ रेलवे स्टेशन तक लेकर जाएंगे, फिर रेलवे स्टेशन के पास ही एक मेरा दोस्त रहता है, उसके घर हम गाड़ी लगा देंगे। दोस्तों, इतनी सारी कहानी हमारी निकल गई, पर मैंने आपको यह नहीं बताया कि यह शहर और इलाका कौन सा है। यह इलाका है मुंबई बांद्रा। मुंबई में मदाईलैंड के आसपास एक बिल्डिंग जैसा कुछ बना हुआ है, वही है अनिरुद्ध का आर्मी कैंप ऑफिस। सुलोचना ने अनिरुद्ध का जवाब सुनते हुए खुशी से उछलकर कहा, वाओ, ट्रेन से जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है अनिरुद्ध। चलो फिर अंदर से सामान उठाओ और निशांत को जगा दो, तैयार करो, और एक बात बताओ, गांव वालों को सरप्राइज देंगे हम। किसी को बताया तो नहीं तुमने हमारे आने के बारे में? सुलोचना ने कहा, नहीं, अभी किसी को कुछ नहीं बताया है मैंने। अनिरुद्ध खुश होते हुए बोला, सबके चेहरे देखने वाले होंगे जब हम वहां पर पहुंचेंगे और उनके सामने आएंगे। सुलोचना शरारत से बोली, हां, बिल्कुल सही बात है, कभी सोचा भी नहीं होगा उन्होंने कि हम ऐसे ही बिना बताए आ जाएंगे। अनिरुद्ध थोड़ा संजीदा होकर बोला, पता है सुलोचना, मैंने इतने गांव देखे, इतने गांव के लोग देखे, पर मैं जब अपने गांव जाता हूं ना, मुझे लगता है कि दुनिया कोई और ही है, ये जैसे भगवान ने इंसानों की कोई और ही दुनिया बना दी हो, बिना बेईमानी की, बिना पैसा कमाने की दौड़ की, बिना एक दूसरे को ओवरटेक करके आगे निकल जाने की। एक ऐसी दुनिया जहां कोई किसी से लड़ता नहीं, जहां कोई भी ऑफिस जाने की जद्दोजहद में सड़क पर तेज वहां नहीं चला रहा होता कोई। एक ऐसी दुनिया जहां पर लोग पैसे की भूखे नहीं, प्यार के भूखे हैं सब। किसी दिन कोई जरा सा बीमार हो जाता तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है उसके लिए उसके घर पर।
किसी के पास पैसों की कमी होती है तो दूसरा झट से उसके पैसों का इंतजाम करने निकल जाता है, और जिसके पास पैसे होते हैं वह निस्वार्थ दिल से उसे पैसे ऐसे दे देता है जैसे कोई 5 रुपए का खिलौना दे रहा हो। अगर कोई मुसीबत में होता है तो झट कोई ना कोई उसकी मुसीबत में लड़ने में साथ देने आ जाता है। और जो किसी के लिए कुछ भी कर नहीं सकते, जो लोग लाचार हैं हमारे गांव में, वह लोग कम से कम उस इंसान को सच्ची सांत्वना देने आ जाते हैं। माना कि बहुत मशहूर नहीं है मेरा गांव, मेरे गांव की गिनती सबसे पिछड़े हुए इलाकों में की जाती है, पर एक बात सच है, जितना निस्वार्थपन, जितनी ईमानदारी, जितना सीधापन मेरे गांव के लोगों में है ना, मुझे लगता है उतना सीधापन, ईमानदारी और निस्वार्थपन और प्यार कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसा है मेरा गांव कमलपुर। अपने गांव की यादों में खोया खोया अनिरुद्ध इतना संजीदा हो गया था कि उसकी आंखों की पुतलियों से जरा सा आंसू बाहर झांक ही गया। सुलोचना ने उसे फिर से गले से लगा लिया। सुलोचना फिर से अलग हुई और कहने लगी, चलो हम लेट हो जाएंगे, 2 घंटे में हमारी रिजर्व ट्रेन है। अनिरुद्ध बोला, हाँ यार, चलो उठाओ सामान। निशांत को पहले तैयार कर चुकी थी सुलोचना, और निशांत खेलते खेलते वही सो गया था। सुलोचना निशांत को उठाते हुए बोली, चलो बेटा निशु, उठ जाओ, हम दादू दादी के पास जा रहे हैं। निशांत धीरे धीरे उठा। अनिरुद्ध ने एक हाथ में अटैची और दूसरे हाथ में अपना बैग पकड़ा, घर से बाहर आए और घर को लॉक लगाया। फिर पार्किंग में आकर अनिरुद्ध की गाड़ी में सारा सामान गाड़ी की डिग्गी में लोड किया। गाड़ी में बैठकर और सबको बिठाकर गाड़ी स्टार्ट की और हाईवे पर गाड़ी तेजी से दौड़ती हुई दूर चली गई। सुलोचना और अनिरुद्ध को निकले बहुत देर हो गई थी। सुलोचना ने गाड़ी चलाते हुए अनिरुद्ध से पूछा, ट्रेन की रिजर्वेशन करवाने में ज्यादातर 1 महीने पहले जाते हैं, स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर रिजर्व रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पर तुमने तो अभी 2-3 दिन पहले ही रिजर्वेशन करवाई थी, इतनी जल्दी सीट हमें कैसे मिली? अनिरुद्ध एक मोड़ मुड़ते हुए बोला, पहचान होनी चाहिए किसी भी विभाग में, ना आपका काम रुकेगा और ना ही लेट होगा। सुलोचना ने पूछा, रेलवे डिपार्टमेंट में किससे पहचान है तुम्हारी? अनिरुद्ध गाड़ी रोकते हुए बोला, अभी जिसके घर हम गाड़ी रोकेंगे ना, वो स्टेशन का एडीआरएम है। सामने एक घर दिख रहा था, देखने में बड़ा ही आलीशान सा घर लग रहा था वह। ये घर देख रही हो, यही है उसका घर। अनिरुद्ध बोला, और उसने अपने जेब से फोन निकाल किसी को फोन किया और बात करते हुए बोला, समीर, हम घर से बाहर हैं। फोन पर किसी ने कहा, तू वही रुक, मैं बाहर आता हूं। अनिरुद्ध बोला, ओके। फोन काटकर अनिरुद्ध बोला, अभी बाहर आएगा वो। करीब 2 मिनट में उस घर का दरवाजा खुला और एक दुबला सा आदमी बाहर आया। उसके पास आते ही अनिरुद्ध ने मजाकिया अंदाज में उससे कहा, आइए आइए ईद के महाशय चंद्रमा साहब। समीर उससे उसकी गर्दन पकड़कर जोर से दबाकर बोला, साले खुद इसी शहर में रहते हुए हमसे मिलता नहीं, ईद का चांद हम हो गए। अनिरुद्ध की गर्दन छोड़कर बोला, मुझसे तो मिलना दूर की बात, साला अपने घर से भी 10-10 महीने गायब रहता है। सुलोचना की तरफ देखकर बोला, क्यों भाभी? सुलोचना जरा सा मुस्कुरा दी, दोनों की नोकझोंक देखकर। फिर अनिरुद्ध ने समीर से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। समीर बोला, चलो घर चल के चाय वाय पीते हैं। अनिरुद्ध समीर को गाड़ी की चाबी देते हुए बोला, नहीं यार, अभी जल्दी है, ट्रेन को आने में 1 घंटा ही है, फिर कभी। पक्का? समीर बोला, चल ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो फोन करना, हैप्पी जर्नी। कुछ देर में सारे अपने अपने रास्ते हो लिए। करीब 5 मिनट के बाद अनिरुद्ध और सुलोचना रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन के वेटिंग एरिया में सुलोचना और निशांत को और अपने सामान को वहां छोड़कर सुलोचना से अनिरुद्ध बोले, सुलोचना, तुम यहां बैठो, मैं जरा फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूं, और काउंटर पर जा ही रहा हूं तो इस बहाने ट्रेन का टाइम भी पूछ लूंगा। सुलोचना ने कहा, ठीक है, तुम चले जाओ, मैं यहीं हूं। अनिरुद्ध के चले जाने के बाद सुलोचना 2 मिनट तक निशांत के साथ चुपचाप बैठी रही। फिर अचानक से कुछ सहमी हुई लड़कियों का ग्रुप और एक आदमी सामने की कुछ दूर पड़ी हुई बेंच पर बैठे। जैसे ही वह ग्रुप वहां पहुंचा, सुलोचना मंद मंद मुस्कुरा दी। सुलोचना से उस आदमी की नजरें मिली। फिर सुलोचना ने उस आदमी की तरफ कुछ इशारा किया और अपनी सारी हंसी और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके नॉर्मल होकर बैठ गई। कुल 15-20 लड़कियां थीं उस ग्रुप में, और सबकी ड्रेसिंग सेंस एक जैसी, स्कूल की ड्रेस सेंस जैसी थी। सब लड़कियां
आपस में कोई न कोई बात कर रही थीं। तभी अचानक अनिरुद्ध वहां आ पहुंचा। अनिरुद्ध ने कहा, सुलोचना, 15 मिनट में ट्रेन आने वाली है। फिर उन लड़कियों की तरफ देखते हुए बोला, ये लोग कौन हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई कॉलेज ट्रिप जा रहा हो इनका। सुलोचना ने कहा, अब मुझे क्या पता है लड़कियां कौन हैं? मैं कौन सा उनके साथ आई हूं? मैं तो तुम्हारे साथ आई हूं। अनिरुद्ध और सुलोचना आपस में बातें करते रहे। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब ट्रेन आ गई। मुंबई से दिल्ली तक की ट्रेन। मुंबई से दिल्ली पहुंचकर वह अपने गांव के लिए एक ऑटो ले लेते और वह अपने गांव कमालपुर पहुंच जाते हैं। ऐसा ही रूट था उन दोनों का हर बार का। जब भी उन्होंने गांव आना होता था, कमालपुर दिल्ली के आसपास के इलाकों में से एक गांव था जो बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था। अनिरुद्ध ने जल्दी जल्दी अपना और सुलोचना का सामान उठाया और जल्दी जल्दी ट्रेन रुकने पर अपनी रिजर्व कोच की तरफ बढ़ने लगे। प्लेटफॉर्म के ऊपर लगी भीड़ और धक्का मुक्की से सुलोचना और निशांत को बचाता हुआ अनिरुद्ध फुर्ती से आगे बढ़ा जा रहा था और भीड़ से ही बचता हुआ जल्दी जल्दी अनिरुद्ध ट्रेन में चढ़ गया। रिजर्व कोच में भीड़ ज्यादा नहीं होती क्योंकि वहां रिजर्व पैसेंजर्स ही होते हैं, लेकिन आज रिजर्व कोच में भी बहुत भीड़ थी। भीड़ से बचते बचते और सुलोचना को बचाते हुए अनिरुद्ध अपनी व्रत की तरफ बढ़ने लगा। फिर अपने बर्थ पर पहुंचकर वह सुलोचना से बोला, सुलोचना कंफर्टेबल? सुलोचना ने कहा, हां। चलो ठीक है, मुझे तो नींद आ रही है। जमाई लेते हुए अनिरुद्ध फिर से बोला, मुझे सोना है अब। यह कहकर अनिरुद्ध सीट पर अधलेटा सा हो गया और किसी गहरी सोच में चला गया। सोचते सोचते उसकी नजर सीधे सुलोचना के चेहरे पर पड़ी। सहसा उसके मन में एक ख्याल आया, शादी के बाद लड़कियां कितनी बदल जाती हैं, लेकिन सुलोचना तो बिल्कुल बदली नहीं है। जैसी कॉलेज के वक्त में थी वैसी आज भी है। कभी किसी बात पर अचानक से बहुत खुश हो जाना, कभी अनिरुद्ध की बात पर अचानक से चिढ़ जाना और फिर प्यार से मना भी लेना, या यूं कह लो कि प्यार से उसका अपने आप ही मान जाना। अनिरुद्ध याद कर रहा था अपने कॉलेज वाले दिन और अपने मोहब्बत के पहले पहले दिनों को। अनिरुद्ध और लड़कों से बिल्कुल अलग था कॉलेज में। प्रोफेसर और लेक्चरर्स की नजरों में उसकी एक अलग ही कल्पना थी। जब और लड़के मस्ती मजाक आपस में कर रहे होते या खेल कूद रहे होते, उस वक्त अनिरुद्ध अपने फोन पर या तो कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुन रहा होता या किसी विषय पर बड़ी गहराई से विचार कर रहा होता अपने मन में, या अपने फोन से किसी प्रोफेसर को फोन लगाकर उसे विषय पर डिस्कशन कर रहा होता। जब दूसरे लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाकर किसी पार्क में बैठते थे या कॉलेज के किसी पार्क में बैठते थे, तब अनिरुद्ध राठौर लाइब्रेरी के किसी कोने में बैठा कोई किताब पढ़ रहा होता या किसी रैंक से किताब छान रहा होता। लड़कों जैसी लड़कियां बहुत कम थीं जो आवारा घूमने जाती थीं, नहीं तो ज्यादातर लड़कियां अपनी पढ़ाई में बिजी होतीं, अपनी असाइनमेंट तैयार कर रही होतीं। वहां लाइब्रेरी में बैठकर अगर अनिरुद्ध भी कोई असाइनमेंट तैयार कर रहा होता तब तो वह व्यस्त रहता ही, लेकिन अगर उसे असाइनमेंट नहीं मिली होती वह तब भी किसी न किसी किताब में व्यस्त रहता, खोया रहता वो अपनी किताबों की दुनिया में। उस कॉलेज के ज्यादा लड़के ऐसे थे कि लड़की उनकी तरफ देख भी ले तो वह अपनी बदतमीजी पर उतार आते थे और बाद में जो होना होता था वह हो जाता था, और वह थी चप्पलों की बरसात। और इसका उल्टा अगर अनिरुद्ध की तरफ लड़की आंख उठाकर भी देख ले तो अनिरुद्ध राठौर उनकी तरफ देखना तो दूर, उनको अपने पास से गुजरते हुए नोटिस भी नहीं करता था। उन लड़कों को देखने वाली लड़कियां उन लड़कों की तरफ इस तरह से नहीं देखती थीं कि हाय वह उन पर मर मिट चुकी है, बल्कि वह तो उन लड़कों की सबसे घटिया और 2 नंबर की हरकतों को देखकर यह सोचती थी कि यह शैतान और बदतमीज लोग कर क्या रहे हैं, झीलों की तरह इधर उधर नाचे जा रहे हैं। और वह साथ में यह भी सोचती कि अनिरुद्ध जैसा लड़का इनमें से तो कोई भी नहीं है। वह जब देखो वह किताबों में श्रद्धा से सिर धसाए रहता है, बल्कि अनिरुद्ध पर हर लड़की फिदा थी। ऐसा नहीं है कि उस कॉलेज में अनिरुद्ध जैसे लड़के बिल्कुल ही नहीं थे, लेकिन फिर भी वह लोग पढ़ाई में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे जितना अनिरुद्ध था। बस वह लोग उन लड़कों के साथ इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि उनको उनकी हरकतें पसंद नहीं थीं। इधर अनिरुद्ध पर हजारों लड़कियां फिदा थीं, लेकिन अनिरुद्ध की जिंदगी का हक सिर्फ एक को ही मिलना था ना। अब अनिरुद्ध को क्या पता था कि जिंदगी का हक लेने वाली उन्हीं लड़कियों में से एक होगी
एक दिन अचानक अनिरुद्ध लाइब्रेरी में बैठा एक नवल पढ़ रहा था कि तभी अचानक उसके पास से एक लड़की गुजरी। अभी वह 10-12 कदम आगे बढ़ी ही थी कि उसके हाथ से जितनी भी किताबें थीं वह नीचे गिरी। किताबों का बोझ इतना था कि किताबों के नीचे गिरते ही अचानक वह लड़की घबरा गई और वह भी घबराहट में नीचे गिर गई। अनिरुद्ध किताब पढ़ता पढ़ता अचानक से उठा और उस लड़की की मदद करने के लिए उसके पास गया। उसके पास जाकर उसने उसे पूछा, आप ठीक हैं? उसे सहारा देते हुए अनिरुद्ध ने उठाया। जैसे ही वह उठकर खड़ी हुई, अचानक से उसके मुंह से निकला, अरे वाह, जिसको मैं अपना क्रश मानती थी, आज वही मेरे पास आया मेरी मदद करने के लिए। अनिरुद्ध चौंकते हुए बोला, जी? लड़की संभालते हुए बोली, नहीं, कुछ भी नहीं, धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। फिर 2 मिनट तक वह अनिरुद्ध के सामने खड़ी रही। फिर अचानक बोली, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अनिरुद्ध अचानक कंफ्यूज होते हुए बोला, जी वह मेरी आज तक कोई लड़की दोस्त नहीं बनी, मुझे पता नहीं कि लड़की के साथ कैसे ट्रीट करना होता है। वह लड़की चहक कर बोली, तो हम सिखा देंगे। अनिरुद्ध घबराता हुआ बोला, जी ठीक है। कॉलेज के हर एक डिपार्टमेंट में जैसे अनिरुद्ध का दबदबा था, नहीं दबदबा नहीं कह सकते, इसको हम रुतबा कह सकते हैं। तो जैसे अनिरुद्ध का हर एक डिपार्टमेंट में रुतबा था, वैसा ही रुतबा उस लड़की का भी हर डिपार्टमेंट में एक फेस्टिवल गर्ल यूथ परफॉर्मेंस के तौर पर था। फिर धीरे धीरे अनिरुद्ध और उस लड़की में दोस्ती हुई और धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को अपनी इंट्रोडक्शन दी। लड़की ने अपना सुलोचना नाम बताया। सुलोचना के माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए। अब इसी तरह हम रोज कॉलेज में मिलाने लगे और अनिरुद्ध राठौर उसकी हर जिद पूरी करता। अनिरुद्ध को इस बात का इल्म हो गया था कि वह अपनी कोई भी पसंदीदा मूवमेंट या चीज को देखकर बहुत ही खुश हो जाती। अब किस्मत का फेर देखिए दोस्तों, अनिरुद्ध के पापा और उसके पापा आपस के दोस्त निकले और उसके पिताजी ने उसका रिश्ता अनिरुद्ध के लिए लाने का सोचा हुआ था। इस बारे में अनिरुद्ध के पिताजी और उसके पिताजी में बातचीत भी हो गई थी। इधर कॉलेज में अनिरुद्ध और सुलोचना दोस्ती में मिलते जा रहे थे, उधर दोनों पिताओं ने मिलकर इन दोनों की शादी भी रच डाली थी। इस बात का जब इन दोनों को पता चला, तब अनिरुद्ध और सुलोचना चौंक गए थे, पर संभल भी गए थे, क्योंकि इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। उसके साल भर बाद दोनों की शादी हो गई और आज अनिरुद्ध और सुलोचना उसी दिन से साथ हैं। इसी बीच अनिरुद्ध अपना आर्मी का एग्जाम भी क्लियर कर चुका था और अब उसे ट्रेनिंग के लिए जाना था। जब खतरनाक से खतरनाक ट्रेनिंग भी उसने पार कर डाली, तब उसे आर्मी की स्पेशल टीम में इन्वॉल्व कर लिया गया। और आज अनिरुद्ध किस पोस्ट का मालिक है, कहानी के जरिए हमने देख ही लिया है। अचानक से ट्रेन एक झटके से दूसरे स्टेशन पर रुकी तो अनिरुद्ध अपनी सोच से वर्तमान में लौट आया। अभी स्टेशन पर ट्रेन 2 मिनट ही रुकी थी कि अचानक से एक लड़की अंदर आई। शायद वह महिला टीटी थी। उस महिला टीटी ने जोर से चिल्लाकर कहा, टिकट दिखाइए सब लोग। अनिरुद्ध राठौर फुर्ती से उठा और उसने अपनी जेब से टिकट निकालकर दिखा दिया। सबके टिकट चेक हो जाने के बाद टीटी एक लास्ट पैसेंजर के पास पहुंची और बोली, आपका रिजर्व टिकट कहां है? पैसेंजर एक आदमी था। अचानक उसे जाने क्या हुआ, वह अपनी सीट पर ऐसे ऐंठ कर बैठ गया जैसे कहीं का बादशाह हो। अपनी भारी सी आवाज में वह उस लड़की से अकड़ कर बोला, टिकट दिखाओ तुझे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी टिकट चेक करे? तू 2 कौड़ी की औरत मुझे टिकट दिखाने को बोलेगी? जानती है कि मैं कौन हूं? टीटी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, और अगर होंगे भी तो अपने इलाके में, अपने घर में, जहां पर आपका रुतबा है वहां पर होंगे। यहां तो फिलहाल आप पैसेंजर हैं, एक यात्री हैं, और मैं अपना काम कर रही हूं और आपको इस रेल की यात्रा करने के लिए जो हम कहेंगे वह आपको करना पड़ेगा। चलिए टिकट दिखाइए। वह आदमी इतना कुछ बर्दाश्त ना कर पाया और गुस्से में अपनी सीट से उठा। जैसे ही उसने उस लड़की को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ लहराया, अचानक से कहीं से उसके हाथ पर आकर एक मुक्का पड़ा, जिससे उसकी दाहिनी उंगली टूटने को हो गई। उस आदमी ने टीटी से ध्यान हटाकर उस दिशा की तरफ देखा जहां से वह हाथ आया था। उसने सामने देखा तो भारी भरकम सा शरीर लिए हमारी कहानी का हीरो अनिरुद्ध खड़ा था। अचानक वह आदमी अनिरुद्ध से गुस्से में गरज कर बोला, ओह सुअर की औलाद! अनिरुद्ध बहुत प्यार से बोला,
टिकट निकाल भाई। वह आदमी गरज कर बोला। पहले थप्पड़ मारता है और फिर भाई बोलता है। अनिरुद्ध सावधान स्थिति में खड़ा होकर बोला। अभी तो थप्पड़ ही पड़ा है, ज्यादा अकड़ दिखाई तो बहुत कुछ पड़ सकता है। आदमी और गुस्से में बोला। नहीं निकाल रहा टिकट, बता तू क्या कर लेगा? तू जानता है मैं कौन हूं। अचानक अनिरुद्ध आगे आया और उसने फुर्ती से उसकी गर्दन अपने हाथ में जकड़ी और बोला। कब से तूने रोना रो रखा है कि तू जानता है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? तू आज बता ही दे कि कौन है तू। उसकी गर्दन पर जकड़ टाइट करते हुए बोला। बता कौन है तू? उसके मुंह पर 2 थप्पड़ मारते हुए बोला। साले, एक बात बता, वह अपना काम कर रही है तो तू उस पे अपनी मर्दानगी ही दिखा रहा है। तेरे जैसे हरामियों को ना मैंने बहुत तरीकों से सेट किया है। यह कहकर अनिरुद्ध ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और उसके हाथ को बुरी तरह मरोड़ दिया और उस पर 2 लात चलाते हुए बोला। बोल, कौन है तू? अपने बचाव में उसे आदमी ने अनिरुद्ध पर वीक पॉइंट पर लात चलानी चाहिए, लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी दूसरे हाथ से लात पकड़ ली। मुझे गिराने का जो तरीका तो अपना रहा है ना बच्चे, वह तरीके में पहले अपना चुका हूं। यह कहकर उसने उसे आदमी को अपने सर के ऊपर दोनों हाथों से उठाया और उसने उसे उसकी सीट पर जोर से पटकते हुए बोला। चल निकाल टिकट। वह आदमी लगभग अधमरा सा हो चुका था। वह कराहटा हुआ बोला। तो जानता नहीं मैं कौन हूं? दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर हूं मैं। अनिरुद्ध फिर से उसके मुंह पर 4 थप्पड़ मारते हुए बोला। बेटा, अपनी गैंगस्टरपंती अपनी दिल्ली में दिखाना, यहां तू सिर्फ एक यात्री है और तुझे ट्रैवल रोल रेगुलेशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। चल निकाल टिकट। तभी अचानक अनिरुद्ध को महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर कुछ ठंडा सा लगा हुआ है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक हटा-कटा आदमी उसकी गर्दन पर गन ताने खड़ा हुआ था। उसको देखकर अनिरुद्ध जरा सा मुस्कुराया और बोला। अब तू आ जा भाई, मार खाने। वह बॉडीगार्ड हैरान रह गया कि एक आम आदमी होने के बावजूद वह उसकी गन से डरा नहीं। अचानक अनिरुद्ध शरारत से बोला। यार, तुम लोग एक बात बताओ मुझे, तुम्हें अपनी घटिया सी मर्दानगी हर जगह दिखाने और उसके बाद किसी से मार खा जाने के अलावा और कोई काम नहीं है? वह आदमी अचानक से बिना बोले अनिरुद्ध पर सामने से झपट्टा मार के उस पर चढ़ गया। इससे पहले अनिरुद्ध कुछ रिएक्ट कर पाता, उस आदमी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर पीछे मोड़ दिए और एक हाथ उसके सर पर, दूसरा हाथ उसके पैरों के बिल्कुल नोक पर रखकर उसे मोड़कर ऐसे फोल्ड करने लगा जैसे कोई वह कपड़ा हो। उसने कई लोगों को ऐसे करके उनके बीच से कमर तोड़ी थी। कमर टूटने के दर्द से वह बिलबिला जाते और कुछ ही मिनट में वह मौत की सलाखों के आर पार हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए अनिरुद्ध कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। किसी तरह उसने ऐसा किया तो जरूर, लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध पूरी तरह मुड़ पाता, अनिरुद्ध ने एक लात चलाई और उसके मुंह पर दे मारी। इससे पहले वह आदमी कुछ रिएक्ट कर पाता, अनिरुद्ध पूरी तरह पागल होकर उसे बुरी तरह पीटने लगा। आदमी भी उसे परवार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसी उसका हाथ कभी मुक्का तो कभी सिंपल वे में अनिरुद्ध की तरफ बढ़ता, उसका हाथ पकड़कर वह मरोड़कर उसी जगह रख देता जहां वह होता। दर्द से आदमी बिलबिला देता। इस बीच जब उसे आदमी के पैर आजाद हुए तो उसने अपनी लातों से वार करने के लिए अनिरुद्ध को अपना निशाना बनाया, लेकिन जैसी उसने अपनी लात घुमाई, अनिरुद्ध कूदकर उसके ऊपर से दूसरी तरफ जा खड़ा हुआ। जैसे ही वह आदमी उस पर वार करने के लिए अनिरुद्ध की तरफ दौड़ा, जैसी उसने वार करना शुरू ही किया था कि तभी अचानक अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए उठाया और सामने लगी हुई खिड़की से शीशा तोड़ते हुए उसे बाहर फेंक दिया। खिड़की के पास से अनिरुद्ध वापस उसे जगह पहुंचा जहां वह गैंगस्टर था और महिला टीटी खड़ी हुई थी। अनिरुद्ध उस आदमी के पास आकर बोला। चल बच्चा, टिकट निकाल दे, तेरा दायां हाथ तो बाहर गिर के मरवर भी गया होगा। यह सुनकर गैंगस्टर सत्ते में आ गया और बोला। क्या तूने उसे मार दिया? पर ज्यादातर रेलों की खिड़कियों पर तो पाइप और शीशे लगे होते हैं, तुमने उसे बाहर कैसे फेंक दिया? और ट्रेन भी बहुत तेजी से चल रही है, हिल गया ये आदमी। अभी ट्रेन रुकी हुई है, चली कहां है? मैंने उसे आदमी को प्लेटफार्म पर ना फेंक कर दूसरी तरफ फेंक दिया जहां पर ट्रैक खत्म है और झाड़ियां हैं। अगर वह नहीं भी मरा होगा तो अब तेरे पास तो आने से रहा वह। इतनी मार खाकर कौन आता है भाई वापस?
मेजर अनिरुद्ध राठौर ने उस गैंगस्टर को 2 मिनट में इतना डरा दिया था कि उसे मजबूरन अपनी जेब से रिजर्वेशन टिकट निकालना पड़ा। टीटी ने टिकट चेक किया और कहा, इतनी मारधाड़ करने की क्या जरूरत थी? मैं आरपीएफ को बुला लेती, तभी यह सॉल्व हो जाता मामला। अनिरुद्ध ने कहा, हम मामले को आपस में ही सॉर्ट आउट कर लें, वह सही रहता है, चाहे प्यार से या मार से। टीटी ने कहा, आप बहुत ही पावरफुल इंसान लगते हैं। आप हैं कौन? अनिरुद्ध ने कहा, मैं इंडियन आर्मी में मेजर हूं। अभी छुट्टियां मिली थीं तो अपने गांव जा रहा था। वह बोली, चलिए ठीक है, अभी वक्त कम है मेरे पास, मैं चलती हूं। फिर चलते चलते बोली, एक बात कहना चाहती हूं आपसे मेजर, मुझे लगता है कि आप लोगों का काम बहुत ही कठिन है, क्योंकि आप लोग देश की सेवा करते हैं और आज आप लोगों की वजह से देश अपनी चैन की रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है। फिर वह सैल्यूट करने की मुद्रा में आते हुए बोली, सैल्यूट इंडियन आर्मी। अचानक अनिरुद्ध उसे करेक्ट करता हुआ बोला, नहीं नहीं, ओनली सैल्यूट आर्मी, क्योंकि आर्मी चाहे कोई भी हो, देश चाहे कोई भी हो, आर्मी का काम सिर्फ एक ही रहता है, देश की रक्षा करना। इसलिए समझता हूं कि मैं सैल्यूट इंडियन आर्मी नहीं, सैल्यूट आर्मी कहूं। अचानक वह लड़की चौंकते हुए बोली, कमाल है, आज तक तो मैंने ये विचार सुने थे कि हमारे देश की आर्मी को सलाम करो, हमारे देश की आर्मी बहुत बहादुर है, पर आपसे यह सुनकर मैं दंग रह गई हूं। आप इतने अच्छे और सच्चे विचार रखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा अनिरुद्ध। चलिए ठीक है, मैं चलती हूं। यह कहकर वह लड़की अपने रास्ते की तरफ निकल गई और ट्रेन से बाहर चली गई। उस लड़की के जाने के बाद अनिरुद्ध 2 मिनट तक गाड़ी के फ्लोर में खड़ा रहा। फिर उसने अपना फोन निकाला और समीर को कॉल किया। समीर ने फोन उठाते ही कहा, हेलो। हां अनिरुद्ध, लग गया है मुझे पता, तूने शीशा तोड़ दिया है गाड़ी का। तू चिंता मत कर, मैं अपने आप संभाल लूंगा, जो भी पेमेंट होगा मैं अपने आप दे दूंगा। अनिरुद्ध चौंकते हुए बोला, थैंक गॉड, पर तुम्हें कैसे पता कि मैंने इसी मामले के लिए तुझे फोन किया है? समीर ने कहा, मुझे टीटी ने बता दिया था फोन करके, इसलिए जब तूने कॉल किया तो मैं समझ गया था कि तूने इसी के लिए फोन किया होगा। तू घबरा मत, जो भी फॉर्मेलिटी होगी, जितनी भी इनकी भरपाई होगी, मैं अपने आप भर दूंगा। तू बेफिक्र होकर अपने गांव जा। और सुन, गांव 300 किलोमीटर नहीं है यहां से 1300 किलोमीटर था। मुंबई से दिल्ली 1300 किलोमीटर दूर है क्या? अनिरुद्ध ने सवाल किया। हां, मुंबई से दिल्ली 1300 किलोमीटर दूर है, लेकिन तुम्हारा गांव थोड़ा सा बाद में आ जाता है। अनिरुद्ध बोला, हां, वह तो मुझे भी पता है, लेकिन इस बात का मुझे नहीं पता कि दिल्ली 1300 किलोमीटर दूर है। समीर बोला, हां, 1300 किलोमीटर दूर है मुंबई से दिल्ली। चल ठीक है, तू एंजॉय कर सफर, मैं थोड़ा बिजी हूं। अनिरुद्ध ने फोन काट दिया और वह अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसके आते ही सुलोचना ने उससे पूछा, तुम्हें क्या दिक्कत है किसी के मामले से? किसी का मामला बिगड़े, कोई मरे, कोई जिए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम हर मामले में घुस जाते हो। अनिरुद्ध ने संजीदा होकर कहा, सुलोचना, मैं ना जुर्म सह सकता हूं, ना कर सकता हूं और ना ही देख सकता हूं। मेरी ड्यूटी, मेरा नेचर मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि सामने अगर कोई इंसान मर रहा हो और या किसी के साथ जियापती हो रही हो तो मैं चुपचाप बैठा देखता रहूं। मेरा जमीर, मेरी आत्मा मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती सुलोचना। अनिरुद्ध ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन राइट एंड साइड में एक आदमी खड़ा था, जिसको देखकर सुलोचना मंद मंद मुस्कुरा रही थी, और उसकी मुस्कुराहट में कोई खुशी का भाव नहीं, बल्कि शैतानी भाव दिखाई दे रहा था।